मैथमेटिक्स वाला फंक्शन है। सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है, तो हम कहते हैं फंक्शन इज अ रूल, इज अ लॉ, है ना, बाय विच व्हेन वी प्रोवाइड अ वैल्यू ऑफ independent variable to the function, it gives us another value, a new value. इसको कुछ लोग बोल देते हैं फंक्शन लाइक एक मशीन है जिसको आप कुछ इनपुट करते हैं तो वो कुछ और आउटपुट करता है। जैसे मशीन में प्रोसेसिंग होती है ना, आप रॉ मटेरियल डालते हैं और उससे आपको कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी, नया मटेरियल मिलता है। तो फंक्शन में कुछ फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिर हम बात कर लेते हैं। फंक्शन का एक सिंबल होता है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स। अब ये एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप जो जानते हैं वो बात वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन के लिए एक सिंबल है, जनरली फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। फंक्शन होता क्या है वो सुन लो। आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, आई थिंक 9th 10th में पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे आपसे कह दें 7x⁴ 6x³ माइनस 8x² प्लस 10x माइनस 12, तो एक पॉलिनोमियल ही है ये। पावर 4 भी है, 3 2 1 कांस्टेंट टर्म भी है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो आपको फंक्शन की कुछ वैल्यू मिलेगी, f0 की वैल्यू मिलेगी। सही लिखी मैंने? एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। तो एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बाद में, पहले होता किसका है? कोई कुछ कह रहा है? सर मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम थी तो आपने अभी तक क्या कराया? जस्ट ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना फंक्शन, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th और 10th में जो पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं आप, उनसे हम फंक्शन को समझेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है, ठीक है ना। कौन बोल रहे थे? सर रोनित। ओके, तो x की वैल्यू एट x = 0, बात समझ गए? तो मैंने अभी कहा था ना फंक्शन को कुछ लोग कह देते हैं एक मशीन है जिसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो कुछ और मिलता है। समझना है, समझना है। हर एंगल, 2-3 एंगल से हम बात को समझ लेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बात छोटी ही है। ओके, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो आप प्लस माइनस करके बता दोगे। जैसे एक और कर लेते हैं, एट x = 1 f1 क्या होगा? देखो x के प्लेस पर 0 आया था, x के प्लेस पर 1 आया, ऊपर है जनरल फंक्शन। तो 7 + 6 13, 13 - 8 वापस 5, ठीक है। 15, 15 - 12 + 3। तो x की वैल्यू 1 की तो फंक्शन ने आपको नई वैल्यू दे दी। अब 2 पुट करोगे तो ज्यादा पॉजिटिव आएगा, 3 पुट करोगे और ज्यादा आएगा, पॉजिटिव हो सकता है ज्यादा। ठीक बात है। तो इस तरह से फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ लॉ, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ लॉ which provides us a new value correspond to a particular value of independent variable। तो x हमारे लिए एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी पर डिपेंड नहीं करता, जबकि फंक्शन जो है वो x पर डिपेंड करता है। और इस फंक्शन को y = fx ऐसा भी लिख देते हैं। इसका मतलब y क्या है? एक वेरिएबल है, x बदलता है तो y बदलता है। तो y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। इनके अलग अलग नाम हैं। x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक बात? x पर डिपेंड करता है y, x पर डिपेंड करता है। x किस पर डिपेंड करता है? खुद पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन को हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। जो पॉलिनोमियल्स आप 9th 10th पढ़ते हैं, इन फंक्शंस को हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर आपको ऐसा कह दें y = sin x, ये भी एक फंक्शन है। एग्जाम्पल से बात समझ में आई, ये भी एक फंक्शन। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं y 0 मिलेगा, x की वैल्यू 90 पुट कर दूं तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू 30 पुट कर दें तो y ½ मिलेगा। जो आप जानते हो वही वैल्यू बता रहा हूँ x की। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कसम मत खा लेना कि हम तो यहाँ थीटा ही पुट करते हैं सर। थीटा पुट कर सकते हैं, अल्फा, गामा, एक्स, वाई, कुछ भी। जो भी यहाँ है वो एंगल ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या आता है? कुछ एंगल ही आता है।
डिग्री में या फिर रेडियन में। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस भी जानते हो, tan, cot, sec, cosec, ये सब क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन की अगर बात करें तो एल्जेब्रिक फंक्शन भी होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको मिल जाए y इक्वल टू लॉग ई बेस x। यहाँ बेस का इंपॉर्टेंस होता है, मैं tan ले लेता हूँ। ई भी होती है नेचुरल लॉग और tan बेस भी होता है। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, इससे आप कम फेमिलियर होंगे। पॉलिनोमियल्स आप जानते हो, एल्जेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप जानते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं। इनका थोड़ा सा मैं एक चेन बता देता हूँ। log 10 बेस 10, आप कभी आपने देखा हो तो साइंस की जो बुक्स होती है या कोई रेफरेंस बुक आपने ली हो या कोई साइंस का फाइल कुछ बनाते हैं तो पीछे पीछे टेबल होती है, साइन की, tan की, log की टेबल्स होती है और बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, बहुत बारीक बारीक है ना। तो log की अगर टेबल आपको कभी मिल जाए तो log 10 बेस 10 आप चेक करेंगे, आपको 1 वैल्यू मिलेगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि log से आप ज्यादा फेमिलियर नहीं है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 बेस 100 की वैल्यू 2 होती है। एक और लास्ट, log 10 बेस 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, चेक कर सकते हैं आप। इन वैल्यूज को आप देखकर एक सीक्वेंस मैंने लिखा है जानबूझकर, ताकि आपको लॉग का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आ जाए। अगर ये सीक्वेंस आपके सामने है तो log x बेस y इक्वल टू z, इस इक्वेशन को देखकर आप x y z को म्यूचुअली रिलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए रेफरेंस है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये मैंने कहा क्योंकि एक्चुअल में ये वैल्यूज ट्रू है। इस तीनों को रेफरेंस लेकर x y z को रिलेट कर सकते हैं क्या? तो देखिए कैसे कैसे, शायद कोई कुछ बोलना चाह रहा है घर पे। 10 टू द पावर 1 10 होता है, देखो 10 टू द पावर 1 इक्वल टू 10, 10 टू द पावर 2 100 होता है, सब जानते हैं। 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000। तो मैंने एक, आप रिलेट कर पाए इसलिए एक इंफॉर्मेशन दी। अब एक्स वाई जेड को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आप? किसकी पावर क्या? x raised to the power z is equals to y। बिल्कुल ठीक, x टू दी पावर z इक्वल टू y। तो घर से भी लोग बोल रहे हैं x टू दी पावर z इक्वल टू y, सही बात है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताइए, ये ट्रू वैल्यूज है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं, जब आप 12th में आ जाएंगे या और हायर स्टडीज करेंगे तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन यूज आते हैं। जूनियर क्लासेस में आपके राइट एंगल ट्राइंगल से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं वहां तक काम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो रिलेट कर पा रहे हैं ना। तो ये भी कुछ वैल्यू होती है। लॉग की इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, लॉग 10 बेस में कुछ ऐसा होता है। ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू आपको मिल जाए ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ई एक कांस्टेंट होता है साइंस में, 2.7 समथिंग इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो वो वेरिएबल है या नहीं है। जैसे आपसे कह दें 2 की पावर x, अब x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करो 4 मिलेगा, x की वैल्यू 3 पुट करो 8 मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e टू दी पावर x, e एक कांस्टेंट होता है और log में ये यूज आता है, आपको मैं बता रहा था log e बेस। तो कुल मिलाकर नाम से आप बात को पकड़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है वैल्यू। अगर x की वैल्यू 100 पुट कर दें या तो बैठे रहो फिर सोचते रहो। चलो x की वैल्यू 10 पुट करें तो कितना होगा, चलो इतना तो बताओ। वो आपने सुना है 1024, 1024 होता है ना, 1024, ये जो कंप्यूटर में डेटा चलता है ना, 1024 बाइट इक्वल टू कुछ होता है, बाइट
है ना। तो 1024 क्यों चलता है, 2 to the power 10 इक्वल टू होता है 1024, 2 to the power 10। आपने सुना होगा बाइनरी चलता है ना कंप्यूटर, 0101 बाइनरी, बाइनरी में 01 ही होता है, 2 to the power 10 होता है 1024। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं। तो फंक्शन की बात बता दी मैंने, फंक्शन इज अ लॉ, इज अ रूल which provides us a new value of independent variable, of dependent variable correspond to a value of independent variable। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये तो सिंबल है। और होते क्या हैं, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉड फंक्शन भी होते हैं। अगर fx इक्वल टू आप कह दे, बहुत सिंपल होता है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन अगर x की वैल्यू में -2 पुट करूं तो फंक्शन की वैल्यू +2 आएगी, जो आप जानते हैं मॉड पॉजिटिव कर देता है ना, तो उसको कहते हैं मॉड फंक्शन। अगर x की वैल्यू +2 आएगी, +2 पुट करें तो फंक्शन +2 ही रहेगा, बट -2 पुट करें तब भी +2 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड मॉड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, मशीन है ना, जिसमें कुछ इनपुट करते हैं तो नया आउटपुट मिलता है। ओके, अब अगर आप फंक्शन को थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ गया कि हाँ फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, डिपेंडेंट वेरिएबल की नई वैल्यू मिल जाती है, और उसके लिए सिंबल क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स क्या है, वो वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू पुट की जाती है। y क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें गेन होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। तो अब आपको लिखना है, लिखिए डिफरेंशिएशन। रिकॉर्डिंग, हाँ जाओ ना, बोले आ जाओ, बोले मार्कर बोर्ड ही हो रहा है कैप्चर में। ओके, क्या लिखा, डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन लिखिए। कुछ के पास तो लिखा हुआ होगा शायद, तो उनको बस थोड़ा सा समझना है। देखिए, the rate of change of one variable, the rate of change of one variable with respect to the rate of change of one variable with respect to another is called differentiation, अब एक बात आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन आप 9th क्लास से जानते हैं। आप कहेंगे नहीं जानते हैं, बट आपको नाम नहीं बताया जाता, बट डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं। 9th क्लास में आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, और वेलोसिटी के लिए आपको कह देते हैं dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में x क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल है, टाइम क्या है, एक दूसरा वेरिएबल है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अनदर वेरिएबल। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल है, टाइम एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, टाइम को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट एक्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप डिफरेंशिएट कर चुके होंगे, dp अपॉन dt। अगर कैपिटल P लीनियर मोमेंटम है तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। होता है ना F इक्वल टू ma, वो यहीं से आता है, dp अपॉन dt। अगर P को आप ऐसा लिख दें mv, अब m तो मास है, v वेलोसिटी है, तो मास तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, यही हम बात करेंगे आज। तो dv बाई dt क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो v इज अ वेरिएबल, t इज अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर हम कहते हैं ना, वो यही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना मतलब
रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कुछ लोग ग्राफ से भी इसको समझाते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर आप ले लें एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, ग्राफ से भी बात को समझें। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर मैं 2 पॉइंट मार्क कर दूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो ए से बी तक एक्स और वाई में चेंज हो रहा है। ए पर एक्स की कुछ वैल्यू होगी, सही बात है ना, लेट x1। बी पर भी x की कुछ वैल्यू होगी, लेट x2। ए और बी के कॉरस्पॉन्ड x की कुछ वैल्यूज है, और सेपरेशन क्या है, डेल्टा x। तो ये जो सेपरेशन होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा x, x2 माइनस x1। ये तो x की बात हुई। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड आप देख सकते हैं y की भी कुछ वैल्यू है, लेट y1। बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड y की कुछ नई वैल्यू है, y2। तो ये जो सेपरेशन है इसको आप कह सकते हैं डेल्टा y2। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल ट्राइंगल को दिखाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ सी लिख देते हैं, ए बी सी, वी आर राइट एंगल एट सी। तो इसमें परपेंडिकुलर है डेल्टा वाई और बेस है डेल्टा एक्स, सही बात है। तो इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अगर बहुत बहुत छोटे हो जाएं, बहुत छोटे हो जाएं, तब हम कहते हैं इसको dy बाय dx। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अगर बहुत स्मॉल हो तो dy बाय dx। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ये तो स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अगर लाइन कर्व्ड हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, आपको याद है स्लोप बताया था tan थीटा एक बार। तो इस ट्राइंगल में भी tan थीटा क्या है, ये आप चेक करेंगे ना तो आपको tan थीटा ही मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल बन जाता है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट का स्लोप मतलब tan थीटा हमें क्या बताता है उस पॉइंट पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। दो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, तो इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन क्या है जो आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट्स इट। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के जो मैंने आपको सेंड किए हैं, बताइए, ये है ना सम फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आई थिंक नहीं होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है क्या फर्स्ट नंबर पर, ये है ना, फिर ठीक है। सेकंड, देखिए फॉर्मूलाज हो जाएंगे ना तब आपको बात क्लियर होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम हमारे एक टॉपिक पर भी आएंगे, याद है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ओके, तो d अपॉन dx ऑफ, यहां पर हम लिख देते हैं x टू द पावर n, तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला नहीं है, मेंशन कर लें, x टू द पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 कौन सा है, वो ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसको d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये दोनों सेम ही है। सेकंड नंबर पर जो मैंने पावर दिखाई है, तो अगर पावर n प्लस 1 हो तो पावर आगे आ जाती है, n प्लस 1 से n प्लस 1। तो आप तो ये फॉर्मूला लिखिए, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये वाला आपको मोबाइल पे सेंड किया हुआ है, दोनों सेम ही है, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। हाँ, थर्ड नंबर पर देखिए, अगर d अपॉन dx करना हो किसका, c x टू द पावर n का। अब c क्या है, कोई कांस्टेंट लाइक 7x स्क्वायर, लाइक 6x क्यूब। तो 6 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट प्रोडक्ट में हो तो कांस्टेंट बच जाता है, अकेला कांस्टेंट तो देखो खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से 0 आया ये। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। अब c को अगर आप कांस्टेंट कह रहे हो तो c तो वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट में चेंज आता ही नहीं है, तो dc क्या होता है, 0। हाँ, dx जरूर कुछ है लेट, बट dc क्या है, 0। कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, तो न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर हो सकता है कुछ और, न्यूमरेटर ही 0 है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम क्या कहते हैं, 0। डेफिनेशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। तो आप
आपने वेरिएबल ही नहीं लिया, आपने तो कांस्टेंट ले लिया, तो जीरो आना ही है, ठीक है। ओके, अगर वेरिएबल है तो कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज होते हैं। अब सी, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है तो बच जाता है, अकेला मिल गया तो खत्म, वेरिएबल के साथ है तो सी एज इट इज बच जाता है। और ये जो वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन जो आपने पहले लिखा है n x टू द पावर n माइनस 1, सी जैसा है कांस्टेंट प्रोडक्ट में। ओके, और रिजल्ट्स आप देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, tan का sec स्क्वायर है, कुछ इस तरह से फॉर्मूलाज हैं। तो साइन और कॉस के मैं लिख देता हूं d अपॉन dx ऑफ sin x, यूज आएंगे ये फॉर्मूलाज, cos x। लास्ट एक और लिख देते हैं d अपॉन dx ऑफ cos x माइनस sin x। अब हो सकता है वहां जो टेबल है आपको मैंने जो सेंड की है, यहां पर उन्होंने d अपॉन dx ऑफ माइनस cos x किया होगा। अब माइनस तो आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर, तो d अपॉन dx ऑफ माइनस cos x करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और आपके लिए काम के कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन काम के हैं, ठीक है। tan के भी होते हैं, cot के, cosec के, sec के, सबके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होते हैं। log का भी डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, एक लिखवा देते हैं आपको 6 नंबर पर, d अपॉन dx ऑफ log x, log e बेस x है, तो इसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हम करेंगे log x। आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या बात बताइए आपको, फंक्शन स्टार्ट कहां से किया था, फंक्शन से। आपसे पूछे फंक्शन क्या होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं करनी, कभी फंक्शन की डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है, फंक्शन इज अ लॉ, इज अ रूल बाय विच वी रिसीव्स अ वैल्यू ऑफ dependent physical quantity correspond to a value of independent physical quantity। तो फंक्शन एक रूल होता है, एक मशीन होती है, ठीक है। ओके, तो काफी फॉर्मूलाज आपको सेंड किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 1 to 3 ज्यादा यूजफुल है। अब बात करें इंटीग्रेशन की, फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो इनको यूज लेंगे अभी हम। डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, किसका होता है, किसी ना किसी फंक्शन का जिसमें चेंज होता है, जो वेरिएबल होता है, ठीक है। ओके, लिखिए इंटीग्रेशन और डेफिनेशन लिख लो, कॉम्पैक्ट सी डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन मेन ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन मेन ऑपरेशन नहीं है, डेफिनेशन से पता लग जाएगा आपको। लिखिए, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में हेल्प ले रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन का। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ये लिखा था, बिल्कुल ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब अगर आपने लिखा है तो बात बताते भी हैं हम कुछ। देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल भी वहीं आएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में तो हम ऐसा लिख देते हैं d अपॉन dx ऑफ, अब किसका करना है वो यहाँ लिख दो, y का करना है तो y आ जाएगा, fx का करना है तो fx आ जाएगा, अगर sin x का करना है तो sin x। तो d अपॉन dx ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का। अब इंटीग्रेशन में एक सिंबल होता है और यहाँ पर dx, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो, कभी dt, कभी dv, कभी dx, कभी dy, तो रिवर्स प्रोसेस होता है। तो आप लिखना है ऐसा लिखिए, इफ d अपॉन dx ऑफ fx इक्वल टू f डैश x। अभी आपने डेफिनेशन लिखी है ना, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, उस बात को हम मैथमेटिकली दिखाने वाले हैं। तो आपने क्या लिखा, d अपॉन dx ऑफ fx इक्वल टू f डैश x। क्या है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। अब fx क्या हो सकता है,
x टू दी पावर n, इनमें से कुछ भी हो सकता है fx, आपको बहुत सारे फंक्शन बता दिए, एल्जेब्रिक भी होते हैं बड़े बड़े, fx कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इक्वल टू, तो देखो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, और अंडरलाइन कर रहा हूं उस टर्म को जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो f डैश x को इंटीग्रेट किया जा रहा है, और आंसर क्या मिलेगा, fx, fx आंसर मिल जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था fx, उसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वापस क्या आ जाता है, fx, मतलब डिफरेंशिएशन का मेन फंक्शन वापस आ जाता है। रिवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स प्रोसेस है। कैसे है, तो उसके कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 फॉर्मूलाज थे ना, तो इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखना है, फिर हम कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको थोड़े बोल्ड लेटर्स में लिखना है। लिखिए फर्स्ट सम फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले वन का इंटीग्रेशन, वन को कुछ लोग नहीं भी लिखे ना तो इंटीग्रेशन dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो वन का इंटीग्रेशन होता है x, वन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में x होता है। सेकंड, अगर x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करना है, देखो यहां डिफरेंशिएट किया था, सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, यहां पर भी 2 ही, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सारी बातें एक साथ नहीं बताऊंगा, कुछ और भी बातें हैं जो बाद में बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, स्टार लगा दें इस पर, डिफरेंशिएशन पर भी। और देखें यहां जैसे c था ना, तो 3c x टू दी पावर n इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन में था, c आउट, और इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। c प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। हाँ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। 5 फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। sin x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस होता है, और आपको जो मैंने टेबल सेंड की है उसमें ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू प्लस sin x, sin x। तो इंटीग्रेशन में एक तरह से कलेक्शन होता है, इंक्रीज होती है वैल्यू। जैसे आप देख रहे हैं x की पावर देखो n प्लस 1 है, इंक्रीज हुआ है ना ऑर्डर, इंटीग्रेट होने के बाद x की पावर n पहले थी, बाद में n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में देखो पावर रिड्यूस हुई थी, n माइनस 1। रिवर्स प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बात क्लियर होगी। तो कुछ फॉर्मूलाज आपने लिख दिए इसमें, ये कुछ हमारे काम के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड काम के हैं, जो आपके 11 में काम आएंगे, ठीक है। अब आपसे कुछ प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फिर टॉपिक में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 to 12 मिनट चाहिए उसके लिए। तो पहले 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, और डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन हो, ठीक है। इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और आंसर मिल जाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन के भी टाइप होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है, उसकी भी बात मैं करूंगा, लिमिट नहीं हो तो क्या होता है, लिमिट्स हो तो क्या होता है, बट सारी बातें एक साथ नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। लिखिए, फाइंड डी अपॉन डी एक्स
ऑफ find d upon dx of given functions. Find d upon dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शंस. अब देखिए फर्स्ट मैं दे रहा हूं आपको fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. सेकेंड fx इक्वल टू 2 cos x प्लस रूट x. और लास्ट थर्ड fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट x प्लस x टू द पावर माइनस 5/2 प्लस cos x प्लस log x. है ना. 3 fx, थ्री फंक्शंस आर देयर. हमको एक ही काम करना है, डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सॉल्यूशन तो प्रैक्टिस के लिए, बात प्रैक्टिस से ही पक्की होती है. तो जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत ऑर्डिनरी चीजें हो जाएगी. और एक बात मैंने आपको यूजफुल बताई, 9th क्लास से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. dx अपॉन dt, dv अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन ही है. dx अपॉन dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में. dv अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में. बस आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही किए थे अभी तक आप. अब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप करेंगे. ओके, तो पहले को देखें. कर दिया क्या आंसर? यस मलिक, आप तो जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आई थिंक. तो फर्स्ट का आंसर तो ऑरली बता सकते हैं. देखिए सबसे पहले जल्दीबाजी नहीं, d अपॉन dx ऑफ fx लिख दिया. अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो fx क्या है? तो d अपॉन dx ऑफ fx है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. कुछ भी लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन तो मैं आप कहो उतने बना दूं. अब दो टर्म है ना, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. तो मुझे ऐसा फॉर्म दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है? c x टू द पावर n, c एक कांस्टेंट है, 3 यहां पर है. x टू द पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी. देखिए दो दो डिफरेंशिएशन बन जाएंगे. d अपॉन dx ऑफ 3x क्यूब प्लस d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर. अब फॉर्मूला यूज लेते हैं. तो देखिए फॉर्मूला यूज ले तो क्या होगा? 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 2x स्क्वायर. कोई लिखे नहीं, इधर देख लो, इधर देखो. ये जो 3x क्यूब है ये कैसा फॉर्म है? ऐसा. तो ऐसा फॉर्म है तो फॉर्मूला देखो कांस्टेंट एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? पावर सामने आ गई और एक पावर कम हो गई, n-1 x टू द पावर n-1. तो अगर पावर 3 थी तो 3-1 क्या होगा? 2. बिल्कुल ठीक है. और यहाँ पर 2 आगे आ गया तो पावर क्या लिखनी चाहिए? 1. 2-1 1. अब सही है. अब फाइनल आंसर क्या होगा? 9x स्क्वायर प्लस 4x. दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x. d अपॉन dx ऑफ fx, ऐसे रीड करते हैं इसको, d अपॉन dx ऑफ fx. डिफरेंशिएशन है fx का x के रेस्पेक्ट में. 9x स्क्वायर प्लस 4x डिफरेंशिएट कर दिया. इसको हम यूज लेंगे आगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे आगे हम, और हम क्या पता लगा देंगे? फंक्शन ही पता लगा देंगे. रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस होता है. चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं. 2 cos x प्लस रूट x डिफरेंशिएट कीजिए. तो अब आपको मेथड समझ में आ गया. और कुछ स्कूल्स में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट देते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्ट.
ओके, सेकंड क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन ऐसे ही d अपॉन dx ऑफ fx। अब चेंज कौन होता है? बस फंक्शन चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन का फंक्शन क्या है? d अपॉन dx ऑफ 2 cos x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है या रूट एक्स है? रूट एक्स है ना, वही दो टर्म यहां पर भी है। तो 2 कांस्टेंट है, cos को डिफरेंशिएट कर देंगे, 2 बाहर, d अपॉन dx ऑफ cos x प्लस d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट एक्स मतलब x टू द पावर हाफ। तो दो डिफरेंशिएशन बना दिए, एक cos वाला और एक रूट एक्स वाला। अब फॉर्मूलाज यूज लेने हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद रखना पड़ेगा। cos को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन एक्स, और इसका क्या करें? तो फॉर्मूला नंबर 2 देखो आप, x टू दी पावर n d अपॉन dx, n x टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान से देख लिया फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पर n की वैल्यू हाफ है, जरूरी नहीं है इंटीजर होगा, n की वैल्यू हाफ है। तो अगर n की वैल्यू हाफ हो तो जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करना पड़ेगा? हाफ। फॉर्मूले में जहां जहां n था मैंने हाफ पुट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/2 x की पावर माइनस हाफ। किसका डिफरेंशिएशन? x की पावर हाफ को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जहां जहां n है वहां वहां हाफ पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 1/2 x टू दी पावर माइनस, पावर क्या है? माइनस 1/2। पावर माइनस 1/2 है, नीचे ला सकते हैं इसको, -2 sin x प्लस 1/2। बताइए सही है क्या ये? कुछ बच्चों को बात जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ को थोड़ा देर से आएगी। बताइए सही है ये? पावर नेगेटिव है, नीचे चली गई, और पावर है तो हाफ ही ना, अंडर रूट में पुट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस fx फाइनल। इसमें 4 टर्म्स हैं आई थिंक, 1 2 3 4। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला है 1/x ही होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो लास्ट इसको डिफरेंशिएट और कर लेते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं 1/x, 1/√x को क्या लिखेंगे? x टू दी पावर माइनस हाफ, ऊपर आ जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस में है, cos ही है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो थर्ड को d अपॉन dx ऑफ fx, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर -1/2 प्लस x टू दी पावर -5/2 प्लस cos x प्लस log x। अब वैसे तो 4 टाइम डिफरेंशिएशन बना देते हैं इस तरह से, 1 2 3 4, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। चलिए इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो n की वैल्यू क्या दिख रही है? माइनस हाफ। तो जो फॉर्मूला होता है ना x टू दी पावर n वाला, x टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला है, अब n के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस हाफ। माइनस हाफ ओनली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो अभी इसी पर फोकस करें, x टू दी पावर माइनस हाफ को डिफरेंशिएट करना है। तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, तो n की वैल्यू माइनस हाफ है, तो देखिए क्या होगा, माइनस हाफ -1 -3/2। समझ सकते हो आप? x टू दी पावर माइनस हाफ -1, तो पावर कितनी हो जाएगी? -3/2। यहां पर क्या आएगा? -5/2 x टू दी पावर -7/2। ट्रू, पावर सामने आ गई माइनस की, और -5/2 -1 क्या होगा? एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, -7/2। x टू दी पावर -5/2 प्लस -1, तो ये कितना हो जाएगा? -7/2। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, log का डिफरेंशिएशन 1/x। आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो डिफरेंशिएशन के कुछ 3 क्वेश्चंस आपने किए। अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मुझे, डिफरेंशिएशन के जो जो आंसर आपके सामने हैं 1 2 3
इन आंसर्स को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएंगे 1 2 3, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, होता है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का आंसर यही है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन वापस आता है क्या, है ना। तो इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखते हैं। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर मैं फंक्शन ही लिख देता हूं, कितना है 9x स्क्वायर प्लस 4x dx। देखिए ये जो ब्रैकेट में है ना, ये क्या है, वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस भी होता है। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, साथ में ये भी पता लग जाएगा कि हाँ रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, इंटीग्रेशन को इन जनरल आई से भी लिखा जाता है, आई इंटीग्रेशन। तो आई की वैल्यू अब पता करते हैं, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट किया जाता है। तो कितने इंटीग्रेशन होंगे, 2, जितनी टर्म है उतने इंटीग्रेशन होंगे। देखिए 9 बाहर एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 आउट x dx। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ट्रू। देखो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। तो अब यहां पर x टू द पावर n वाले फंक्शन को देखें तो n की वैल्यू 2 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, n कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक बात। अब प्लस 4, इसका क्या करें, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा x की पावर 2 अपॉन 2, 1 प्लस 1, तो देखो आ गया ना 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कर दिया तो क्वेश्चन मिल गया वापस, ये तो सिंपल था। अभी कॉम्प्लिकेटेड में भी एज इट इज मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ओके, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4x, तो आंसर आया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, सेकंड वाला कौन सा था, ये था ना, सेकंड वाले का आंसर ये था। इस आंसर को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे वापस आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा, देखते हैं कैसे। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई कर देता हूं, दिस इज द सेकंड आंसर dx और ये इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको कह देता इंटीग्रेट दिस तो आप करते और अकॉर्डिंग टू रूल करते। तो रूल्स क्या है, हमारे फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, यहां पर x लिखना था, आपने बोला नहीं, sin x dx x। सेकंड क्या है, प्लस 1/2 1/√x dx। देखो कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट बाहर है, वेरिएबल्स इंटीग्रेशन के अंदर हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, देख लेना आप तसल्ली से, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x। sin x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, 1/x, 1/x का मतलब होता है x की पावर -12। पहले तो 1 में है और अंडर रूट में भी है, ऊपर लाओगे तो -12, नीचे था +12। ओके, तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं x टू द पावर -12, 1/√x का मतलब x की टू द पावर -12। इसका मतलब सेम फॉर्मूला यूज लेना है, मुझे n कितना दिख रहा है, -12 वैल्यू पुट करें। अगर n की वैल्यू -12 है तो आंसर क्या आएगा, x टू दी पावर हाफ अपॉन हाफ, बताइए, पॉजिटिव हाफ है ना, चेक किया, -12 + 1, तो x टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हैं
2 cos x प्लस 2 रूट एक्स, x की पावर हाफ मतलब रूट एक्स। और यही तो क्वेश्चन था, या गलत हो गया? कुछ गड़बड़ है? वो गड़बड़ क्या है, बाहर एक 1/2 रखा हुआ था, बाहर अगर एक 1/2 रखा हुआ था तो वो दिखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, और ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक है, वो हाफ छोड़ना नहीं था, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। तो आपको एक बात तो आज पक्की हो जाएगी शायद, है ना, और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोगों को समझाने लग जाओगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन कोई नई चीज नहीं है, बस आपको नाम बताते नहीं है जूनियर क्लासेस। लास्ट इसको कर दो, आप करके बताओ। इस आंसर को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पता लगा लेंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो करते हैं, चलिए। यहाँ 7 था ना, चलिए इसको करते हैं dx और आगे इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये हो गया इंटीग्रेशन, क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट टर्म तो माइनस हाफ एज इट इज अंदर x टू द पावर -3/2 dx ना, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बड़ा सा रिजल्ट है ना। -5/2 एज इट इज x टू द पावर -7/2 dx। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस sin x dx, फोर्थ टर्म प्लस 1/x dx। 4 इंटीग्रेशन मैंने अभी तो फिट किए हैं, अब फॉर्मूलाज यूज लेंगे। इंटीग्रेशन तो अब होगा, देखिए x टू दी पावर -3/2, तो फॉर्मूला तो यही है x टू दी पावर n, तो जो भी होता है वो आता है n+1/n+1। तो अभी आपके सामने n कितना है, फर्स्ट टर्म में n कितना है -3/2, है ना। तो x की पावर -3/2 + 1, -3/2 + 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -5/2 नहीं 1/2 अपॉन -1/2, सही बात है ना। -3/2 + 1 क्या होगा, -हाफ। तो फर्स्ट जो टर्म है उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ x टू दी पावर -1/2 -1/2, और ये -1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, आगे देखेंगे। ओके, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -7/2, तो अगर 3/2 के प्लेस पर -7/2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देख लेंगे क्या होगा, -5/2 + 1 है ना, उल्टा काम हो रहा है, तो -5/2 x की पावर -5/2 अपॉन -5/2, ये -5/2 से -5/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। sin x का इंटीग्रेशन आप तसल्ली से बाद में देख लेना, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। फॉर्मूलाज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो दैट्स इट। i इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√x, x की पावर -हाफ है तो नीचे जाएगा तो x की पावर +हाफ, पावर हाफ है तो अंडर रूट, प्लस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था इसलिए x टू दी पावर -5/2 प्लस cos x प्लस log x। तो क्वेश्चन आ ही जाता है, क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पर आपने लिखा था क्वेश्चन में √x। ओके, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इंटीग्रेशन में एक टाइप और बताना है, टाइम ज्यादा हो गया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट्स ज्यादा रुक जाएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन का एक टाइप बताना है, फिर हम कवर कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे 2 क्लासेस लग जाती है इनको करने में, बट थोड़ा सा आपको फास्ट बताया, इसलिए ऑलमोस्ट काम हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है आपका,
लेट ऐसे। यहाँ पर जो फंक्शन होता है उससे थोड़ा अलग मिलता है ना, इसलिए हम सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ एफ डैश है तो मैं यहाँ एफ कर देता, यहाँ अगर एफ डैश है तो यहाँ एफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार किया हुआ है आपने शायद, सबसे पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बाद ऐसा लिखा है ना, इफ d upon dx of fx equal to f dash x then f dash x equal to fx, और उसको हमने 3 बार प्रूव भी किया है। अभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन किए, उनके आंसर को इंटीग्रेट कर दिया तो वापस फंक्शन ही आ गए ना। तो ये जो आपको इंटीग्रेशन के यहाँ पर मैंने एक बात लिखवाई थी क्या, इफ d upon dx of fx equal to f dash x, ये डिफरेंशिएशन का आंसर, ये डिफरेंशिएशन का आंसर, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो वापस वही आ गया ना। तो ये हमने 3 टाइम अभी किया भी था। ओके, तो इंटीग्रेशन में अब एक नई बात बता रहा हूं, अगर यहाँ आपको लिमिट्स दिख जाए कुछ 1 4 to 5, जनरल में कह रहा हूं a to b, लिमिट्स दिख जाए तो लिमिट्स अप्लाई करनी होती है। यहाँ पर अप्लाई करते हैं बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के लोअर लिमिट पहले लिखते हैं और ये अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन के सबसे नीचे यहाँ पर जो है इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये लिमिट जो होता है ये कुछ वैल्यूज होती है, किसकी वैल्यूज होती है, वेरिएबल की। एक्स जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ये वैल्यूज होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो बिटवीन a टू b, x की वैल्यू a से स्टार्ट किया और x की वैल्यू b तक आप सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करते हो, x टू दी पावर x को अपर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, देन लोअर लिमिट की, और ये आंसर। तो एक एक्स्ट्रा बात, जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है वो तो यूज लेने ही हैं fx को पता करने के लिए। जब पता लग जाए तो जो क्वेश्चन में लिमिट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, और कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की वैल्यू b, लोअर लिमिट x की वैल्यू a। जैसे आपको छोटा सा फंक्शन दे दें fx इक्वल टू, मैं कह दूं आपको, छोटे से एग्जांपल से बात समझ सकते हैं, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, और इसमें आपको कह दें फाइंड fx dx बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। बन गया क्वेश्चन। तो ये तो मैंने पूरा लिखा, यहाँ पर जस्ट इतना इतना ही लिख देते हैं 2 टू 4। तो आप कैसे करोगे, तो पहले तो आप fx क्या है वो लिखोगे, तो fx क्या है, फिर आप इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 आउट x dx, कहां से कहां तक, 2 टू 4, 7 आउट ओनली dx 2 टू 4, दो इंटीग्रेशन बन गए, बिल्कुल लिमिट्स वही है 2 टू 4, 2 टू 4। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो आपको पता है x स्क्वायर बाय 2 होगा, सही बात। x का इंटीग्रेशन क्या होगा इस फॉर्मूले से, x टू द पावर n dx, और बाहर 2 है। लिमिट्स अप्लाई करने से पहले पहले आपको बिग ब्रैकेट यूज लेना होता है, 2 टू 4, माइनस 7, माइनस नहीं है प्लस है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x 2 टू 4। तो अपर लिमिट, चलिए 2 से 2 तो कैंसिल, अपर लिमिट 4, 4 का स्क्वायर 16, लोअर लिमिट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 माइनस 4 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x जो है वेरिएबल, उसको उसकी वैल्यूज प्रोवाइड की जाती है, x की ही वैल्यूज है ये 2 और 4, बस x की 2 इनिशियल वैल्यू है और x की 4 फाइनल वैल्यू है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ तो x की पावर 1 ही है ना, तो 4 की पावर 1 4 माइनस 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 14, यहाँ 12 आना चाहिए आई थिंक, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा, जो भी होगा 26, 26 आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है 26। कब, जब आपको लिमिट पता हो। तो अब लिमिट की बात इतनी ही मुझे बतानी थी कि अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इसको थोड़ा मेंशन कर लो, लिमिट वाले इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट आपके सामने है।
तो आपको यही एडवाइस दूंगा, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट 3, इंटीग्रेशन के भी फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज को देख लेना, और अब आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। 5 मिनट्स। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब देखिए आप, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैलकुलस कहते हैं, इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस मैथमेटिक्स का टूल है, फिजिक्स में भी एज अ टूल यूज आते हैं ये। तो देखिए, अगर आपसे कहें a इक्वल टू dv बाय dt, इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सही है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा अभी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाय dt, तो dv इक्वल टू a dt लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अगर हम आपको कहें कि एक बॉडी है जो इनिशियली u वेलोसिटी से मोशन कर रही थी, और उस पर a एक्सेलरेशन जब एक्ट करने लग गया, वो मोमेंट था t इक्वल टू 0, और एट सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एट सम टाइम t, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो आप देखिए, मैंने आपको 2 लिमिट बता दी है, वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट है u, फाइनल लिमिट v है, टाइम की इनिशियल लिमिट है 0 और फाइनल लिमिट t है, t इक्वल टू पहले 0 था, फिर क्या हो गया t। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं, यहाँ पर u टू v और यहाँ पर 0 टू t, तो ध्यान दें जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स उसी की आती है। तो LHS में वेलोसिटी है वेरिएबल और RHS में टाइम है वेरिएबल। देखिए, टाइम की लिमिट 0 टू t, वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला, तो 1 अपॉन dx, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, याद है ना, यहाँ 1 लिखवाया था आपको, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 इंटू dx, dx ही होता है। तो dx का इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूला देखो लिखवाया था क्या, तो अब काम आ रहा है। अब ये dx कुछ भी हो सकता है, dv, dt, dy कुछ भी, तो अभी हमारा वेरिएबल है dv, तो dv का इंटीग्रेशन v, और ये बिग ब्रैकेट में u, और ये v, लिमिट्स है ना, लिमिट्स अप्लाई करना अभी बाकी है, इक्वल टू a आउट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं हमारे इक्वेशंस, आपके इक्वेशंस जो भी है ना न्यूटन के, वो सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं। तो कांस्टेंट हमको बाहर किया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो dv का हुआ था, जो dx का होता है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो इस वेरिएबल को इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, लेट v वेरिएबल है, उसको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सी वैल्यू, पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो पावर 1 ही है, और a एज इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की पावर भी 1 ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस u इक्वल टू क्या मिला, 80, सो v इक्वल टू क्या आता है, u प्लस 80। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट 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 स्टार्ट, ध्यान रखना होता है, और फिर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से मोशन तो कर ही रहा था जब एक्सेलरेशन नहीं था, बट जैसे ही एक्सेलरेशन लगा उसके t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनके बीच में इंटीग्रेट कर दिया, है ना। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, तो सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। तो एक डेफिनेशन आप जानते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या, v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन चाहिए तो ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट करते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन डेराइव करना है कैलकुलस मेथड से, तो स्टार्ट कहां से करना है, यहां से। तो dx इक्वल टू क्या होता है, v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन आप ला चुके, v के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 पुट कर सकते हैं ना। रीजन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी के प्लेस पर हमने क्या लग दिया, u प्लस 80। अब RHS में 2 टर्म है, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो और इंटीग्रेशन की भी लिमिट्स होती है, t इक्वल टू 0 पर x 0, t टाइम पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है कुछ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया है कुछ मीटर में, पहले नहीं था,
तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल लिमिट, डिस्प्लेसमेंट की फाइनल लिमिट, यहाँ पर टाइम की इनिशियल लिमिट और ये टाइम की फाइनल लिमिट, इधर डिस्प्लेसमेंट की चल रही है, उधर टाइम की चल रही है। देखिए यहाँ dx है और यहाँ dt है, तो जो दिख जाए आपको dv, dt, dx, उन्हीं की लिमिट्स होती है। तो dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x बिग ब्रैकेट 0 टू, तो ये बात पक्की हो जाए आपको, dx का इंटीग्रेशन x, dv का v, dt का t, इस तरह से। अब यहाँ पर u कांस्टेंट होता है या वेरिएबल? इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो शुरू में थी, बस। तो u कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? 0 टू t dt। और इसमें कौन कांस्टेंट है, a या t? a या t? तो a कांस्टेंट है, t तो वेरिएबल है, t dt 0 टू t। तो मैंने यहां तो इंटीग्रेशन कर दिया, उधर करना थोड़ा बाकी है। dx का इंटीग्रेशन x कर दिया, लिमिट्स अप्लाई करना बाकी है यहाँ। तो यहाँ लिमिट्स अप्लाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर u और साथ में कुछ भी नहीं है तो u इंटू 1 ही मानेंगे, u तो बाहर आ गया और ये dt u के साथ प्रोडक्ट में था, u बाहर dt अंदर। dt का इंटीग्रेशन t इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट अप्लाई करेंगे, a t की पावर 1 इंटीग्रेशन बताइए, t की पावर 1 dt इंटीग्रेशन क्या होगा? तो फॉर्मूला आपके पास है x टू द पावर n dx क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर पावर 1 हो, वेरिएबल है टाइम, वेरिएबल है टाइम, टाइम की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 2 ही होता है ना? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 बिग ब्रैकेट में पुट करना है, इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट t। लिमिट्स अप्लाई करते हैं RHS में, तो यहाँ से x माइनस 0 x, यहाँ पर u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a एज इट इज। चलिए हाफ भी बाहर ले लेते हैं, 1/2 है ना, कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई होती नहीं है, वेरिएबल पर होती है, तो ये होगा t स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाई देने लग गया, देखो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट ध्यान रखनी है। और v के प्लेस पर इक्वेशन 1 यूज ली है, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं होती, और फिर दो इंटीग्रेशन बना दिया RHS में, और लिमिट्स क्या ली? यस बोलिए सर, यहाँ पर ये x मतलब t स्क्वायर माइनस 0 क्यों हुआ? t माइनस 0 होना चाहिए ना सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग। तो t स्क्वायर माइनस 0 ही तो हुआ है। नो सर, t माइनस 0। अच्छा, तो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने कहा था ना, एक था ना 2x प्लस 7, उसको हमने इंटीग्रेट किया था ना, कहाँ से 2 to 4, तो यहाँ पर x की पावर इंटीग्रेशन के बाद 2 आ गई थी, तो जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो 16 माइनस 4 कैसे आया था? x पर स्क्वायर था ना, तो x को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आया था? आई थिंक x स्क्वायर प्लस 7x, याद आया कुछ? इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं, चलिए एक को करते हैं, तो यहाँ 16 माइनस 4 आया था, तो ऐसा नहीं करते 4 माइनस 2 नहीं कर रहे हैं, जो वेरिएबल है ना x, उसको वैल्यू प्रोवाइड की पहले 4 का स्क्वायर 16, फिर जो वेरिएबल x है उसको 2 प्रोवाइड की। तो ऐसा नहीं है कि हम t माइनस 0 कर देंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर को पहले पुट की वैल्यू t की, देन पुट की 0 की, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो कुछ क्लियर है? ओके सर। है ना, वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लिमिट को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, ये करेंगे कल, ठीक है तो 2-3 मिनट का काम, लेकिन जानबूझकर नहीं कराऊंगा, इसमें एक स्पेशल बात है, वो थोड़ी सी स्पेशल बात है। तो फर्स्ट और सेकंड की बात क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे लेकर आओगे? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। फर्स्ट इक्वेशन कैसे लेकर आओगे? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे बिटवीन द लिमिट्स। आपने कुछ नोट किया था? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बता दो, मैं सेंड कर दूंगा, सब कुछ नोट्स अवेलेबल है पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सेंड भी कर दूंगा, बता देना जिनको चाहिए, ठीक है ना।
तो क्लास को स्टॉप करते हैं, कल का टाइम 3 to 4। टॉपिक क्या चल रहा है, चैप्टर क्या चल रहा है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू थैंक सर। यू सर।